हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन स्पिन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन की ज़रूरत क्यों पड़ी। हम इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम देखेंगे, स्पिन डायपोल मोमेंट देखेंगे, साथ ही उसके डिफरेंट क्वांटम नंबर्स देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अपने पिछली वीडियो में हमने नॉर्मल जीमैन इफेक्ट किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी ज़रूर देख लें। आज की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमें यह पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है ऑर्बिट में। ये एक इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिट में घूम रहा है। तो स्पिन की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके लिए है सोमरफेल्ड मॉडल ऑफ एटम। आपको पता है पहले बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। बोहर ने क्या बोला कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और इसके बेसिस पे उसने एटम्स के स्पेक्ट्रम की एक्सप्लेनेशन दी बोहर ने। लेकिन फाइन स्ट्रक्चर, एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें कुछ फाइन स्ट्रक्चर होती है, उस फाइन स्ट्रक्चर को बोहर का एटॉमिक मॉडल सजेस्ट नहीं कर सका, उसे समझा नहीं सका। तो तब सोमरफेल्ड जो साइंटिस्ट था उसने बोला कि एटम में इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट में ही नहीं घूमते, बल्कि वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी घूमते हैं। यानी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस बीच में है और ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट के बेस पे उसने फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम को समझा दिया। फाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, ये मान लिया कि ये स्पेक्ट्रल लाइन है। इस स्पेक्ट्रल लाइन को अगर हम किसी माइक्रोस्कोप से देखें तो पता चलता है कि ये लाइन खुद अपने आप में कई सारी बारीक बारीक लाइन से मिलकर बनी हुई होती है, जिसे हम बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर। तो फाइन स्ट्रक्चर को समझा दिया था सोमरफेल्ड ने, लेकिन सिर्फ किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हाइड्रोजन एटम का फाइन स्ट्रक्चर समझा दिया, लेकिन बाकी के एटम्स का फाइन स्ट्रक्चर नहीं समझा सका। जैसे कि एल्कली एटम्स होते हैं, एल्कली मेटल्स जैसे सोडियम वगैरह होती है, तो उसके अंदर अगर हम देखें स्पेक्ट्रल लाइन की डबलेट मिलती है। डबलेट का मतलब दो लाइंस एक साथ मिलती है, तो एल्कली डबलेट। इस एल्कली डबलेट को नहीं समझा सका कौन, सोमरफेल्ड मॉडल। तो एल्कली डबलेट या अदर फाइन स्ट्रक्चर को, अदर एटम्स की फाइन स्ट्रक्चर को नहीं समझा सका सोमरफेल्ड मॉडल। तो इसलिए ज़रूरत पड़ी किसकी, एटम के इलेक्ट्रॉन की स्पिन की। दूसरी बात, एक और फिनोमेना है जिसे हम बोलते हैं एनोमलस जीमैन इफेक्ट। एनोमलस जीमैन इफेक्ट ये क्या होता है कि जब लाइट इमिटिंग सोर्स को, यानी जैसे ये हाइड्रोजन है या कोई भी एलिमेंट है जिसमें से लाइट इमिट हो रही है, गर्म करने पर उसमें से लाइट बाहर निकल रही है, उस लाइट इमिटिंग सोर्स को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दें, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ मैग्नेट, और यहाँ पे सपोज ये एक लाइट इमिटिंग सोर्स है, ये है लाइट इमिटिंग सोर्स। तो इसमें से निकलने वाली जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, जैसे कि ये स्पेक्ट्रल लाइन हो गई, ये मान लिया पहले जब हमने मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा तो सिंगल लाइन मिल रही थी, सिंगल स्पेक्ट्रम लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखा, नॉर्थ एंड साउथ के बीच में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है बी, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखते ही ये ब्रेक हो जाती है ए नंबर ऑफ लाइंस में। तो इसी को हम बोलते हैं एनोमलस जीमैन इफेक्ट। तो एनोमलस जीमैन इफेक्ट को नहीं समझा सका सोमरफेल्ड का एटॉमिक मॉडल, यानी कि सिर्फ इलिप्टिकल ऑर्बिट के बेस पे हम इसे नहीं समझा सके एनोमलस जीमैन इफेक्ट को। एक होता है नॉर्मल जीमैन इफेक्ट। नॉर्मल जीमैन इफेक्ट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में होता है, और एनोमलस जीमैन इफेक्ट वीक मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में होता है। तो एनोमलस जीमैन इफेक्ट को नहीं समझा सका, यहाँ पे मैं क्रॉस का निशान लगा रहा हूँ, कौन, सोमरफेल्ड का एटॉमिक मॉडल। तो तब जो है दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गॉडस्मिथ एंड यूलेनबेक। तो गॉडस्मिथ एंड यूलेनबेक ने क्या बताया, जिस तरीके से हमारी अर्थ सन के अराउंड घूमती है, ये सन हो गया, सन के अराउंड हमारी अर्थ घूम रही है, साथ साथ अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस के ऊपर भी चक्कर लगाती है, उसी तरीके से किसी एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है,
और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज स्फेयर होता है, ये अपनी एक्सिस पे भी इस तरीके से, जैसे लट्टू घूमता है अपनी एक्सिस पे, अर्थ घूमती है 24 घंटे में एक बार, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन भी अपनी एक्सिस पे घूमता है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की स्पिन। तो जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसके पास में एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है और स्पिन डायपोल मोमेंट होता है। उसको अभी हम समझाएंगे। ये बोर्ड भर गया है, मैं इसे रफ करने वाला हूँ। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें, नोट करना तो कर लें। चलते हैं आगे। इलेक्ट्रॉन की स्पिन और एंगुलर स्पिन, एंगुलर मोमेंटम, एक एंगुलर मोमेंटम भी है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन जो है जब इस ऑर्बिट में घूम रहा है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, साथ साथ वो अपनी स्पिन कर रहा है तो स्पिन की वजह से भी स्पिन का एंगुलर मोमेंटम है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं समझाने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं आगे। तो यहां से ह्यूलेनबेक ने 1925 में और गॉडस्मिथ ने ये थ्योरी दी इलेक्ट्रॉन की स्पिन की। उन्होंने क्या बोला, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ ऑर्बिट कर रहा है। मान लीजिए ये इधर जा रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है। इलेक्ट्रॉन जब इधर जा रहा है तो इसके पास में एक अपना एंगुलर मोमेंटम होगा। अगर हम ऊपर की तरफ से देखें, टॉप व्यू देखें, तो जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है इलेक्ट्रॉन, उस डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर्स को टर्न कर दें राइट हैंड की, तो थंब की डायरेक्शन क्या होगी, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाएगा। क्योंकि ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, इसे हम दिखाते हैं वेक्टर एल। तो मैं दो पार्ट कर रहा हूँ इस बोर्ड के। एक तरफ मैं ले रहा हूँ ऑर्बिटल और दूसरी तरफ मैं ले रहा हूँ स्पिन। दोनों चीज़ें जो है वो एक दूसरे के साथ में रिलेट करती है, एक दूसरे के जैसी ही होती हैं। जैसे कि एंगुलर मोमेंटम जिसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, वो इसमें होता है वेक्टर एल। जबकि जब इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे स्पिन करता है, ये घूम रहा है, लट्टू की तरह घूम रहा है, इस स्पिन की वजह से इसके पास में अपना एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है जिसे हम बोलते हैं वेक्टर एस। तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, स्पिन की वजह से वेक्टर एस। ठीक है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहा है एंटी, ऊपर से अगर हम देखें तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऑर्बिटल की वजह से करंट की डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। तो जिधर करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर्स को टर्न करें तो थंब नीचे की तरफ आ रहा है। तो थंब किस चीज की डायरेक्शन को दिखा रहा है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को। तो ये ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट है, इसे हम दिखाते हैं म्यू एल से। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल हो गया और ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट म्यू एल हो गया। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे घूम रहा है तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन यहां पे करंट जनरेट कर रहा है, तो उसका जो डायपोल मोमेंट होगा स्पिन की वजह से, उसे हम दिखाएंगे म्यू एस से। ये भी अपोजिट टू वेक्टर एस होगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। तो स्पिन डायपोल मोमेंट क्या होता है आपका, म्यू एस। ये भी अपोजिट होता है वेक्टर एस के। तो यहां दोनों चीजों को एक साथ में शो करने की कोशिश कर रहा हूं, दोनों में डिफरेंस भी साफ साफ आपको पता चल रहा है। अच्छा, स्पेस क्वांटाइजेशन हमने किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, ये प्लेलिस्ट का नाम है। अगर यहाँ पर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया है, सपोज ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर की तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, बाहर से किसी और चीज़ की वजह से, बाहर से मैग्नेट की वजह से ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो तब जो है यहाँ पर L जो है उसका एक कंपोनेंट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंगुलर मोमेंटम का एक कंपोनेंट होगा जिसे हम बोलेंगे LZ। मान लीजिए Z एक्सिस है तो LZ, तो यहाँ पर Z एक्सिस की तरफ एक कंपोनेंट आ जाता है एंगुलर मोमेंटम का LZ। इसी तरीके से स्पिन का जो एंगुलर मोमेंटम है S का भी एक कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है SZ। अब ये L और LZ दोनों क्वांटाइज्ड होते हैं। ये पहले हम स्पेस क्वांटाइजेशन में पढ़ चुके हैं कि L की वैल्यू तो कितनी होती है, L की वैल्यू होती है √,
एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई, वेयर स्मॉल एल क्या होता है? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। इसी तरीके से जो एस है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन जो है एंगुलर मोमेंटम जो है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एस भी क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट में स्मॉल एस प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई, वेयर स्मॉल एस क्या है यहां पर? स्पिन क्वांटम नंबर। यह स्पिन क्वांटम नंबर हो गया। जिस तरीके से एल जेड जो है यानी कि एल का कंपोनेंट अलोंग जेड डायरेक्शन ये क्वांटाइज्ड होता है। एल जेड की वैल्यू कितनी होती है? एम एल एच अपॉन 2 पाई, वेयर एम एल क्या होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम एल की वैल्यू होती है -L से लेकर +L तक। इसी तरीके से जो एस का जो जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट है जिसे हमने एस जेड बोल रखा है, ये भी क्वांटाइज्ड होता है। एस जेड की वैल्यू होती है MS H अपॉन 2 पाई, वेयर MS क्या है? स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एक और बात बता दूं, यहां जो S है, S की वैल्यू फिक्स्ड होती है। ये जो स्मॉल s है स्पिन क्वांटम नंबर है, इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1/2 होती है। तो जैसे ये ml की वैल्यू -L2 + L है, वैसे ही ms की वैल्यू -S2 + S, यानी ms की सिर्फ दो वैल्यूज हो सकती है, -½ एंड +½ -½ का क्या मतलब है? -½ का मतलब यह है कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है और ऊपर से देखने पर ये सपोज एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, तो ये -½ हो गया। और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है ऊपर से देखने पर ये क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, तो ये +½ इसका क्वांटम नंबर हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। साथ में अगर हम इसकी वैल्यूज़ को यहाँ रख दें, जैसे s की वैल्यू को 1/2 यहाँ पुट कर दें या ms की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, तो एस जेड की वैल्यू और s की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो कैलकुलेशन करने के बाद में क्या आ सकती है, यहाँ से हम एक और बात बता दूँ, जहाँ पर ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट यानी कि μL अपॉन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यानी L, दोनों का रेशियो अगर हम ऑर्बिटल की फॉर्म में देखते हैं तो उसकी वैल्यू होती है E/2m, और इस E/2m को बोलते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो। एक्चुअली ये जायरोमैग्नेटिक रेशियो जो है वो डायपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम का रेशियो होता है। लेकिन अगर हम यही केस यहाँ पर देखते हैं, μS/S की वैल्यू देखते हैं, यानी कि स्पिन की वजह से जो डायपोल मोमेंट है और जो स्पिन की वजह से एंगुलर मोमेंटम है, दोनों का रेशियो देखते हैं, तो यहाँ आता है E/m, यानी कि इसका जायरोमैग्नेटिक रेशियो जो है ये वाली वैल्यू इससे डबल है। तो ये जो जायरोमैग्नेटिक रेशियो है स्पिन की वजह से ये डबल होता है ड्यू टू देन एंगुलर मोशन, रोटेशनल मोशन। उम्मीद है कि समझ में आया होगा।